हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों वेलकम ऑल ऑफ यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका करीना। और कार्बनिक रसायन में हम हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतिम पड़ाव पे, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, जिसमें हम हमारे दैनिक जीवन में रसायन कहाँ कहाँ उपयोग में आ रही है उसकी चर्चा करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 किया और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि ये चैप्टर हमारा बहुत ही लेंथी चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे से इसमें टॉपिक्स हैं जिनको आपको याद रखने की जरूरत है। इसके अलावा जब हमने इस चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर किया तो आपने देखा कि हमने ये देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें कहाँ कहाँ काम आ रही है, कैसे कोई भी औषधि का वर्गीकरण होता है, औषधियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, और जब भी हम कोई औषधि लेते हैं तो वो किस तरीके से काम करती है। वहां पर मैंने आपको एंजाइम का टारगेट और ग्राही का टारगेट बना के मैंने आपको बताया कि कैसे वो एंजाइम वर्क करता है, कैसे उसके ऊपर क्रियाधार अटैक करता है। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो था कंप्लीटली औषधियों के बारे में, लेकिन हमने वहां पर ये नहीं पढ़ा कि कौन सी औषधि किसके लिए बनी है। तो आज हम लेक्चर 2 में डिटेल में चर्चा करेंगे विभिन्न वर्गों की औषधों के चिकित्सक प्रभाव के कारण। अब अलग अलग तरह की औषधियां होती है और आप देखते हो कि अलग अलग औषधियों का हमारे शरीर पर अलग अलग प्रभाव होता है। सिंपल सी बात है कि अगर हमें सर में दर्द हो रहा है तो हम बुखार की टैबलेट तो नहीं लेंगे, और अगर हमें बुखार हो रहा है तो हम उसके लिए कोई और टैबलेट तो नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी एक पर्टिकुलर मेडिसिन है, एक विशेष औषधि है, वो एक विशेष बीमारी के लिए ही बनी होती है, वो विशेष प्रकार की कमी को दूर करने के लिए ही बनी होती है। तभी हम एक पर्टिकुलर टैबलेट को पर्टिकुलर डिजीज के लिए लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर विभिन्न वर्गों की औषधियों की चर्चा करने वाले हैं। तो विभिन्न वर्गों की औषधियों की जब हम चर्चा करेंगे तो हम इसमें बहुत सारी कैटेगरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो पहली कैटेगरी होती है वो होती है प्रति अम्लीय। ठीक है, प्रति अम्लीय का मतलब होता है एंटी एसिड्स, एंट एसिड्स मतलब जो आपकी बॉडी में एसिडिटी को कम करते हैं। ठीक है, हमने नॉर्मली नोटिस किया है कि जब हम पार्टीज में जाते हैं और हम वहां पर बहुत सारा कुछ खा लेते हैं तो हमारे स्टमक में एसिडिटी प्रोड्यूस होती है। तो उस अम्लीय प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं? हम इनो पीते हैं, जो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। ओके, तो वो काम शुरू कैसे करता है कि आपकी बॉडी में एसिड प्रोड्यूस हुआ, अम्ल उत्पन्न हुआ, उस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए हमने इनो पिया। तो उस इनो ने कैसा काम किया? उस इनो ने क्षार का काम किया, और जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो हम देखते हैं कि वहां पर लवण और जल का निर्माण होता है, जिससे पूरी एसिडिटी का इफेक्ट जो होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो पहली कैटेगरी जो हम औषधियों में पढ़ेंगे वो है आपकी एंटासिड्स, जिसको हम प्रति अम्ल कहते हैं। क्लियर है? पहली कैटेगरी औषधियों की हम प्रति अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी जो कैटेगरी होगी वो हम पढ़ेंगे एंटीहिस्टामिन्स के बारे में। एंटीहिस्टामिन मतलब आपके प्रतिहिस्टामिन। तो प्रतिहिस्टामिन क्या होते हैं ये भी हम इस लेक्चर में जानेंगे। उसके बाद आपने नाम सुना होगा, हमारे पास में एक प्रति सूक्ष्मजीवी होते हैं जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो प्रति सूक्ष्मजीविक को के बारे में भी हम पढ़ेंगे। एक हमारे पूतिरोधी होते हैं, पूतिरोधी की भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास 4 to 5 कैटेगरीज हैं मेडिसिन की, औषधियों की, जिनको हमको डिटेल में पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम इन 2 टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि आपके जो एंटीहिस्टामिन्स हैं या आपके एंटासिड्स हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटीबायोटिक्स और पूतिरोधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली इन 2 टॉपिक्स के ऊपर होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों औषधियों के विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण और उनके चिकित्सकीय प्रभाव। ठीक है, अब जो पहला टॉपिक है वो है आपका प्रति अम्ल।
प्रति मतलब एंटी, अम्ल मतलब एसिड। तो यहां पर प्रति अम्ल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंट एसिड। ठीक है, अब सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि जब भी हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है, अगर हमारे बॉडी में माध्यम, अम्लीय माध्यम ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम बेस लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एसिड और बेस मिलके ही सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इतना कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है। अब होगा क्या, ये जो एसिड हमारे अमाशय में बना, ये क्यों, कौन सा एसिड बना? तो बेसिकली हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो एसिड जनरेट होता है या जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो उस एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं? हम बेस लेते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो बेस, जिसको हम क्षार कहते हैं, जो उपयोग में लिया जाता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम देखें कि जो हम इनो पीते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए, वो भी बेस है, और उसमें क्या है? उसमें हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो हम देखते हैं कि जब हमारे अमाशय में अम्लीय माध्यम बढ़ जाता है, क्या होता है? अम्लीय माध्यम बढ़ जाता है, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम क्षार का प्रयोग करते हैं। क्षार मतलब हुआ आपका बेस। ठीक है, एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए, अम्ल के इफेक्ट को, प्रभाव को कम करने के लिए हम एक बेस का यूज करते हैं। छोटी क्लासेस में आपने एक ये अभिक्रिया पढ़ी होगी जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते थे। कि होता क्या था कि जब एसिड ने बेस के साथ अभिक्रिया की, एसिड हुआ हमारा अम्ल, बेस हुआ हमारा क्षार। ये एसिड और बेस जब मिलते थे तो ये क्या प्रोड्यूस करते थे? ये बनाते थे बच्चों सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट मतलब हो गया आपका लवण और वाटर मतलब हो गया आपका जल। यही होता था। अब अगर मैं बोलूं कि हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस हुआ, तो HCl को कम करने के लिए हमने क्या बोला कि हम जो बेस ले रहे हैं वो MgOH होल्ट वाइज ले रहे हैं। ठीक है, जनरली जो हम बेस का काम में लेते हैं, जो हम क्षार प्रयोग में लेते हैं, वो कौन सा होता है? वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। तो देखो, जब इस अम्ल ने इस क्षार के साथ अभिक्रिया की तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा MgCl2 प्लस H2। ये MgCl2 क्या होता है? ये मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा लवण का काम करता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें प्रति अम्ल से सीखने को मिली कि हम जो अधिकतर क्षार एसिडिटी को, अम्लीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग में लेते हैं, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लेते हैं। तो हम बोलेंगे, नोट डाल के लिख लीजिए कि अधिकतम हम जिस क्षार का प्रयोग करते हैं वह कौन सा होता है? वह MgOH होल्ट वाइज होता है, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट तो हमें क्या सीखने को मिला कि हम जिस बेस का यूज ले रहे हैं वो बेस हमारा क्या है? वो बेस हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अब बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा भी हम कुछ बेसेस ऐसे होते हैं जो एसिडिटी को कम करने के लिए यूज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स की बात करूं, मेटालिक हाइड्रोक्साइड मतलब आपके धातु क्षार, जिनके साथ धातु भी जुड़ी हुई है, मेटल भी जुड़ा हुआ है। तो मेटालिक, अगर मैग्नीशियम की हम बात करते हैं तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड का ये काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जिनके पीछे आपका OH ग्रुप आएगा वही क्या करेंगे? वही बेस होंगे और वही आपकी एसिडिटी को रिड्यूस करने का काम करेंगे।
तो जनरली जब भी हम देखते थे कि मार्केट में अगर हमें एसिडिटी को कम करने के लिए कोई चीज अवेलेबल होती थी तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, सारे हाइड्रोक्साइड अवेलेबल होते थे। लेकिन ये देखा गया कि इनका जो है हमारी बॉडी पे कुछ दुष्प्रभाव है। तो 1970 के बाद एक नई औषधि प्रयोग में ली जाने लगी, जिसमें क्या हुआ, अम्लीय माध्यम को तो कम करती थी, साथ में हमारे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं डालती थी। तो हम क्या लिखेंगे कि अम्लीय प्रभाव को कम करने के लिए अम्लीय प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपयोग में लिए जाते हैं, हाइड्रोक्साइड उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड जो है इनका हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो 1970 के बाद इनका उपयोग कम होने लगा और उसके बाद हमने एक ऐसी एंटासिड टैबलेट बनाई जिसका हमारी बॉडी पे कम हार्मफुल इफेक्ट हो। तो यहाँ पर तो हम ये कहेंगे कि जब हमारे शरीर पर इसका अधिक दुष्प्रभाव पड़ा तो उस दुष्प्रभाव को इफेक्ट को कम करने के लिए जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, जो आपके धातु वाले क्षार थे, वो प्रयोग में लिए जाने वाले लगे। तो यहाँ पर बच्चों हम ये देखेंगे कि 1970 के बाद आप जानते हो कि NaHCO3 इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाम सुना है आपने? इसको हम बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, ये भी एक बेस होता है और ये भी पहले प्रयोग में लिया जाता था आपके शरीर में अम्लता के प्रभाव को कम करने के लिए। तो NaHCO3 का नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, लेकिन 1970 के बाद NaHCO3 का उपयोग बंद कर दिया गया। अब बंद कर दिया गया क्योंकि इसका शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता था। वो दुष्प्रभाव क्या था कि जब हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लेते थे तो ये क्या करता था, ये हमारे अमाशय को और क्षारीय बना देता था। तो क्षारीयता अगर ज्यादा हो गई तो वो भी हमारे लिए अच्छी नहीं है, अगर अम्लता ज्यादा हो गई तो वो भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो इसका प्रयोग क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि यह अमाशय को अधिक क्षारीय बनाता था। क्लियर? ये क्या करता था, आपके अमाशय को अधिक क्षारीय बनाता था, इसीलिए इसका जो उपयोग है वो क्या कर दिया गया, इसका उपयोग कम कर दिया गया। और इसकी जगह क्या चीजें यूज में ली जाने लगी? इसकी जगह हमेशा उन क्षारों को उपयोग में लिया गया जो धातु से बने हो, जैसे कि कोई मैग्नीशियम से बना है, कोई जिंक से बना है, कोई और किसी मेटल से बना है, तो हमेशा उसके हाइड्रोक्साइड ही प्रयोग में लिए जाने लगे। तो प्रयोग में क्या लिया गया? प्रयोग में हमेशा धातु क्षार उपयोग में लिए गए। उपयोग में लिया गया किनको? धातु क्षारों को। क्लियर इतना? अब आपने ये देखा कि जो भी अम्ल है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है और इस तरीके से हमारे जो अमाशय में अम्लता होती है उसको कम करता है। अब बच्चों होता क्या है कि आप देखोगे कि जब आप कोई भी बेस लेते हो तो वो बेस क्या करता है कि आपने देखा होगा कि आपके अमाशय की जो दीवार है उसकी दीवार पर जो आपका ग्रीहा है, ग्रीहा मैंने कल आपको बताया था, प्रोटीन्स एक तरीके से हम उसको कह सकते हैं, उस ग्रीहा की एंटी हिस्टामिन्स, हिस्टामिन के साथ अन्योन क्रिया करके उसको रोकता है, उसको अधिक अभिक्रिया नहीं करने देता। और उसके साथ हमने ये देखा कि अगर क्षारीय कोई माध्यम हो गया तो हम अगर कोई यहाँ पर एंटासिड ले रहे हैं तो वो क्या करता है, वो उसके पीएच को भी नियंत्रण करने का काम करता है। तो अगर पीएच नियंत्रित रहेगा तो हम कहेंगे कि एंटासिड में सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास क्या है? सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास वो है जो कि धातु क्षारीय है, जो आपके बेस मेटल से बने।
ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि इस प्रभाव को कम करने के लिए यहां पर 2 मेडिसिन की खोज की गई। पहली मेडिसिन का नाम था सिमेटिडिन। ठीक है, इसका नाम था सिमेटिडिन। सबसे पहले इसको आप उपयोग में लेने लगे, लेकिन उसके बाद इसके लिए एक और ऑप्शन आ गया, रेनिटिनिन। तो रेनिटिनिन से पहले सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में बिकती थी मेडिसिन, वो यही बिकती थी, सिमेटिडिन, जो एसिडिटी को कम करने का काम करती थी। यहां पर ये हिस्टामिन का स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। ये हिस्टामिन आपकी अमाशय की दीवार पर ग्रीहा के साथ अन्योन क्रिया करके क्या करता है, उसको बैलेंस रखने का काम करता है, वो अधिक एसिड को प्रोड्यूस होने नहीं देता। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास में जो एंटासिड्स हैं, ओके, एंटासिड्स का मतलब हुआ आपके प्रति अम्ल। तो प्रति अम्लता के लिए हमारे पास में 2 टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बाद में प्रयोग में लेने लगे। एक का नाम है सिमेटिडिन और एक का नाम है रेनिटिडिन। ठीक है, तो 2 टैबलेट्स क्या हो गई आपके पास, 2 एंटासिड टैबलेट कौन सी हो गई, एक हो गई सिमेटिडिन और एक हो गई हमारे पास रेनिटिडिन। ठीक है, अब मार्केट में ये किस नाम से अवेलेबल होती है? अगर आप सिमेटिडिन देखोगे तो इसका नाम होता है टेगामेट। क्या बोलते हैं इसको, टेगामेट। और इस रेनिटिडिन का नाम क्या होता है? इस रेनिटिडिन का नाम होता है जेंटेक। मार्केट में ये दोनों टैबलेट्स इस नाम से बिकती हैं और ये दोनों एक इंपॉर्टेंट एंटासिड टैबलेट हैं जिसको हमने रिप्लेस किया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इन दोनों टैबलेट से रिप्लेस किया। पहले आविष्कार सिमेटिडिन का हुआ, जिसको हम टेगामेट भी कहते हैं, और बाद में जो है ये रेनिटिडिन आई, जिसका नाम है जेंटेक। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं कि मार्केट में ये टैबलेट किस नाम से अवेलेबल है। अब बच्चों एक और चीज जो है आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके अमाशय में अम्लीय स्तर बढ़ गया, ठीक है, अगर आपके अमाशय में अम्लीय स्तर बढ़ जाता है, तो इस अम्लीय स्तर के बढ़ने से एक और कठोर बीमारी का हमको सामना करना पड़ता है, और उस बीमारी का नाम है अल्सर। बहुत कॉमन सी डिजीज है जो आजकल होती है, जिसको हम बोलते हैं कि पेट में छाले होना। तो वो कॉमन सी बीमारी कौन सी है? उस बीमारी का नाम है अल्सर। ठीक है, तो ये जो है इसके एंटासिड टैबलेट्स जब आप ये दोनों प्रयोग में लेते हो तो आपको अल्सर होने के भी कम चांसेस होते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि एंटासिड टैबलेट्स का काम क्या है? अम्लीयता को कम करना, क्षारीय माध्यम को बढ़ाना। लेकिन दोनों टैबलेट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, एक का नाम है सिंटेडाइन, एक का नाम है रेनिटिडाइन। सिंटेडाइन का जो मार्केट नेम है उसका नाम है टेगामेट और रेनिटिडाइन का मार्केट नेम है जेंटेक। क्लियर? तो ये थी आपकी औषधियों की फर्स्ट कैटेगरी, जिसका नाम था प्रति अम्ल। सिंटेडाइन और रेनिटिडाइन का डायग्राम मैंने आपको अभी यहाँ पर शो किया। अब मैं बढ़ रही हूँ नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जिसका नाम है प्रतिहिस्टामिन। ये आपकी सेकेंड कैटेगरी है। प्रतिहिस्टामिन को हम इंग्लिश में कहते हैं एंटीहिस्टामिन्स। अब ये आपके एंटीहिस्टामिन क्या काम करते हैं? तो देखिए, एंटीहिस्टामिन इसका मतलब, प्रतिहिस्टामिन मतलब हिस्टामिन को रोकना, प्रति अम्लीय मतलब अम्लीय माध्यम को रोकना। अब हिस्टामिन क्या होता है? अब बात ये होती है कि हिस्टामिन हमारे होते क्या है? तो बच्चों, हिस्टामिन एक शक्तिशाली वाहिका विस्फारक है। वाहिका विस्फारक मतलब विसोडाइलेटर। ठीक है, ये एक शक्तिशाली वाहिका विस्फारक है। टर्म आपको ध्यान रखनी है। अब वाहिका विस्फारक का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि हिस्टामिन हमारा वाहिका विस्फारक का काम कैसे करता है। आपने देखा है
कि जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी श्वसन नलियां होती है, जो हमारी ब्रोंचिटिस होती है, उन ब्रोंचिटिस की चिकनी नलियों को संकुचित करता है। अगर हमने हिस्टामिन जो है ये हमारी ब्रोंचिटिस की, हमारी ब्रोंचियोल्स की, जो हमारी श्वसन नलिकाएं हैं उनमें जो आप देखोगे इसकी चिकनी परतें हैं उनको संकुचित करने का काम करता है। तो अगर ये हिस्टामिन होगा तो ये क्या करेगा, समझिए, यह हमारे श्वसनिकाओं का मतलब हुआ आपकी ब्रोंचियल्स के चिकनी नलियों को संकुचित करता है। संकुचित करना मतलब होता है उनको सिकोड़ देता है, ठीक है, इसीलिए इसको वाहिका विस्फारक कहा। दूसरा ये क्या करता है, ये हमारी रक्त वाहिकाओं को भी संकुचित करता है। ये आपका हिस्टामिन का काम है और इस हिस्टामिन के प्रभाव को कम करने के लिए ही हम क्या लेते हैं, हम एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स जो हैं वो प्रयोग में लेते हैं। तो आप देखोगे कि हिस्टामिन आपका एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल वाहिका विस्फारक है। वाहिका मतलब होता है कि जो चीजें आपकी नलियों में ट्यूब्स के रूप में फ्लो करती हैं, जैसे मैंने बोला कि हमारे शरीर में जो हमारी श्वसनिका हैं, जो हमारे ब्रोंचियोल्स हैं, ये उनकी चिकनी नलियों को संकुचित करता है। उसके अलावा आप देखोगे जो आपकी रक्त वाहिकाओं को भी ये संकुचित करने का काम करता है। तो ये हिस्टामिन का प्रभाव होता है। इस हिस्टामिन के प्रभाव को कम करने के लिए हम सिंथेटिक मेडिसिन लेते हैं। उन संश्लेषित औषधियों को हम एंटी हिस्टामिन्स कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम सिंथेटिक मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, और वह सिंथेटिक मेडिसिन कौन सी होती है, वह सिंथेटिक मेडिसिन ही आपकी एंटाहिस्टामिन्स होती हैं। उनको हम एंटीहिस्टामिन या प्रतिहिस्टामिन कहते हैं। ठीक है, और सिंथेटिक मेडिसिन का मतलब हुआ जिनको बनाया गया है लेबोरेटरी में, जिसको हम संश्लेषित औषधियां कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखो कि वो संश्लेषित औषधियां जो एंटीहिस्टामिन का काम करती हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली जो औषधि है उसका नाम है ब्रोमोफेनेरेमिन, जिसको हम मार्केट नेम जो है, इसका मेडिसिनल जो नेम है उसको हम डायमेटेप भी कहते हैं। दूसरी है टर्फेनाडाइन। टर्फेनाडाइन का जो मार्केट नेम है वो है सेल्डेन। ठीक है, तो ये दोनों टैबलेट्स कौन सी हैं, ये आपकी एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स हैं। ये दोनों क्या हैं, ये आपकी एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स हैं। एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स जो होती हैं वो आपकी संश्लेषित औषधियां होती हैं। सिंथेटिकली इनको लैब में बनाया जाता है। कौन सी दो एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स हैं, पहले का नाम है ब्रोमोफेनेरेमिन। ठीक है, ब्रोमोफेनेरेमिन। ब्रोमोफेनेरेमिन, देखो यहां पर फेनिल की रिंग्स हैं, ब्रोमो ग्रुप भी है, साथ में अमीन ग्रुप भी है। इसका मार्केट नेम होता है डायमेटेप। क्या बोलते हैं इसको, इसका मार्केट नेम है डायमेटेप। ठीक है, दूसरी जो एंटीहिस्टामिन टैबलेट है उसका नाम है टर्फेनेडिन। क्या बोलते हैं, टर्फेनेडिन। मार्केट नेम है इसका सेल्डेन, मतलब ये मार्केट में सेल्डेन नेम से जो होती है वो सोल्ड आउट होती है। और दोनों ही टैबलेट्स आपकी एंटीहिस्टामिन है, प्रतिहिस्टामिन है। अब एंटीहिस्टामिन टैबलेट जो है वो हमारी बॉडी पे वर्क कैसे करती है, तो देखिए हमारी बॉडी पे एंटीहिस्टामिन टैबलेट वर्क कैसे करेगी। जब आपका हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है,
ठीक है। तो यह टैबलेट, दोनों में से कोई भी एक टैबलेट, यह ग्राही के साथ अन्योन क्रिया करती है। ग्राही के साथ क्या करती है? अन्योन क्रिया करती है। और अन्योन क्रिया करने के बाद उसकी सरफेस को प्रतिस्पर्धी बनाती है। प्रतिस्पर्धी का मतलब यह है कि जैसे ही उस टारगेट पे कोई एटम अटैक करे, वो क्या हो, उसको अटैक करने से रोके, उसको प्रतिस्पर्धी बनाती है। तो अन्योन क्रिया करके प्रतिस्पर्धी बनाती है। ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्या क्वेश्चन बनता है उसका सोच के आप लोग मुझे आंसर दीजिए कि जब ये एंटी हिस्टामिन टैबलेट काम कर रही हैं तो ये हमारे आमाशय में प्रोड्यूस होने वाले अम्ल को क्यों नहीं कम कर पा रही है। जब हम एंटी हिस्टामिन टैबलेट ले ही रहे हैं तो जब वो हिस्टामिन को कम करने का काम कर रही है तो वो हमारे शरीर में अम्लीय माध्यम को कम क्यों नहीं कर रही है। तो बच्चों इसका एक बहुत ही इजी आंसर है कि जो आपकी एंटी एसिड्स टैबलेट होती है, एंट एसिड होते हैं, वो अलग ग्राही पर काम करते हैं और आपके जो एंटी हिस्टामिन्स होते हैं उनका ग्राही अलग है। तो जिन ग्राहियों के साथ उनकी अन्योन क्रिया होती है वह दोनों ग्राही अलग अलग हैं, तभी आपके एंटी हिस्टामिन एंट एसिड का काम नहीं कर सकते। तो इस चीज को आप यहाँ पर नोट डाल के नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है कि जो हमारी एंटी हिस्टामिन है वो हमारे शरीर में से अम्लीय माध्यम को कम क्यों नहीं करती है। तो आंसर होगा एंटी हिस्टामिन हमारे शरीर में आमाशय में उत्पन्न अम्लीय माध्यम को कम इसलिए नहीं करती क्यों नहीं करती? क्योंकि उनके ग्राही भिन्न भिन्न हैं। जो उनकी सतह पर अभिक्रिया होती है उनके ग्राही भिन्न भिन्न है, एक जैसे ग्राही नहीं है उनके, तभी वो काम नहीं करती। इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वन। क्लियर है? तो यहां पर मैंने आपको दो एंटासिड टैबलेट के भी नाम बताए, दो एंटी हिस्टामिन के भी नाम बताए। तो टैबलेट्स के जो नाम है वो आपको यहाँ पर केमिकल नाम याद होना जरूरी है। स्ट्रक्चर भले ना याद हो लेकिन नेम्स यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक है। क्लियर? तो ये प्रतिहिस्टामिन कौन सी कैटेगरी थी? ये दूसरी कैटेगरी थी। बेसिकली जो आपकी औषधियां हैं उनकी कैटेगरी 4 ही है, लेकिन एक और कैटेगरी हमें दी गई है जिसको हमें डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो देखें वो कैटेगरी क्या है। उसका नाम है तंत्रिकीय सक्रिय औषध। ठीक है, तंत्रिकीय सक्रिय औषध का मतलब है जो हमारी तंत्रिकाओं को सक्रिय करेगी। इसमें बच्चों आपको दो कैटेगरीज को पढ़ना है। ठीक है, तंत्रिकीय सक्रिय औषध। अब ये तंत्रिकीय सक्रिय औषध होती क्या है? जो तंत्रिकीय सक्रिय औषध होती है उनको हम दो कैटेगरीज में विभाजन करके पढ़ेंगे। वो दो कैटेगरीज होंगी आपकी, एक तो प्रशांतक, एक होगी आपकी पीड़ाहरी। ठीक है, दोनों का नाम का मैं मतलब समझा रही हूं तभी आपको चीजें क्लियर होगी कि प्रशांतक और पीड़ाहरी क्या होता है। अब बच्चों आपने देखा है कि कई बार हम बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा देखते हैं कि जिनको एंगर, एंजाइटी, चिंता, तनाव, ठीक है, डिप्रेशन जैसी चीजें फील होती है। तो उस केसेस में क्या होता है, ये जो प्रशांतक है ना, ये मेडिसिन क्या करती है, जो हमारी बॉडी में संदेश वाहक क्षमता है, जैसे ब्रेन को मैसेजेस देने की जो कैपेबिलिटी है उसको कम कर देती है। तो उस केस में हम प्रशांतक को रूप में यूज में लेते हैं। और इस प्रशांतक का काम होता है कि हमारा जो भी मूड है, जैसे कि हमें डिप्रेशन है, हमें कोई एंजाइटी है, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो उन चीजों के इफेक्ट को कम करना। पीड़ाहरी का काम होता है जिसको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक्स।
ठीक है। जो एनाल्जेसिक्स होते हैं वो हमारी शरीर में पीड़ा को कम करने का काम करते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टैबलेट्स हैं और प्रशांतक के रूप में भी हमारे पास में डिफरेंट टैबलेट्स हैं। तो ये हुई आपकी औषधियों की तीसरी कैटेगरी, जिसका नाम क्या है, तंत्रिकीय प्रभाव औषधि या तंत्रिकीय सक्रिय औषधि। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्रशांतकों के बारे में। अब ये आपको दो मेडिसिन दी हुई हैं जो प्रशांतकों के उदाहरण है, ठीक है। तो पहले ये जाने कि प्रशांतक का काम क्या है। अब प्रशांतक हमारी वह औषधियां हैं जो हमारे प्राकृतिक स्वभाव जैसे कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, दुख, या फिर मैं डिप्रेशन की बात करूं, को हर्ष में परिवर्तित कर देती है। ठीक है। अब आपने देखा कि ये जो प्रशांतक होते हैं ये हमारे डिप्रेशन को दूर करके हमें जो हैप्पीनेस वाली फीलिंग है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इन प्रशांतकों को हम बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे बॉडी में जाकर हमारे ब्रेन को ऐसे मैसेजेस देंगे, ऐसे संदेशवाहक का काम करेंगे जो हमारी बॉडी में डिप्रेशन को कम करेगा। ठीक है। अब बच्चों ये जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं ना, ये आपका, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये समझो, एक्चुअल में ये नींद की गोलियां नहीं है, ये नींद की गोलियां नहीं है, ये आपके निद्राजनक नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, यह निद्राजनक नहीं है। एंटी डिप्रेसेंट्स को हम नींद की गोलियां नहीं कहेंगे। एंटी डिप्रेसेंट्स में क्या होता है कि ये दोनों मेडिसिन जो हैं आपके एंटी डिप्रेसेंट का काम करती हैं। इसमें जो पहली मेडिसिन है इसका नाम है इप्रोनोजाइड। क्या नाम है, एप्रोनोजाइड। नाम बहुत ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ड्रग है। एप्रोनोजाइड। इसका नाम है फिनाल्जिन। और इसका मार्केट नेम जो मेडिसिनल नेम होता है, इसका मेडिसिनल नेम होता है नॉर्डिल। ठीक है। दोनों ही ड्रग्स जो हैं वो आपकी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। एक का नाम हुआ एप्रोनोजाइड, दूसरे का नाम हुआ फिनाल्जिन, और फिनाल्जिन का जो मार्केट नेम है वो है नॉर्डिल। ठीक है। अब ये जो प्रशांतक होते हैं ये हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करते हैं अब हम वो देखेंगे। तो बच्चों हमने क्या देखा कि ये जो प्रशांतक हैं ये क्या कर रहे हैं, ये हमें तनाव को कम करने का काम कर रहे हैं। तनाव को मतलब हमारे मूड स्विंग्स, हमारे डिप्रेशन, हमारी एंजाइटी, हमारे एंगर, सब चीजों को कम करने का काम कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये जो प्रशांतक होते हैं ये एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। तो देखो, जैसे कि एक प्रशांतक होता है इसका नाम होता है नैरो एड्रेनालिन। ठीक है। ये जो प्रशांतक है ना ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है ये आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अब बच्चों ये काम कैसे करता है, अगर ये न्यूरो एड्रेनालिन है, ये नैरो एड्रेनालिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसका काम है कि आपके ब्रेन को संदेश भेजना। तो जब इसका बॉडी में आपका अमाउंट प्रॉपर रहता है तो आप क्या करते हो, आप हैप्पी फील करते हो, आपका मूड एकदम सही रहता है। लेकिन किसी चीज की कमी के कारण इसका लेवल अगर आपकी बॉडी में कम हो गया तो आप देखोगे कि वो व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर
प्रशांतक की हम बात कर रहे हैं, पीड़ाहरी को हम बाद में पढ़ेंगे। अगर यहां पर इस न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा कम हो गई तो वह व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है। ठीक है, वो व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है, मतलब उसका जो मूड होता है वो तनाव से भर जाता है, टेंशन से भर जाता है, वो डिप्रेस फील करने लगता है। तो जैसे ही मैंने अभी आपको जो टैबलेट्स के नाम बताए, अगर उन दोनों टैबलेट्स ने प्रशांतक का काम किया तो वो क्या करेंगे, वो टोटली क्या करेंगे, उसके ऊपर, उसकी ग्राही के ऊपर एक्ट करेंगे, अन्योन क्रिया उसके साथ होगी और दोबारा उस पर्सन का जो मूड होगा वो हैप्पी हो जाएगा। तो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई कि ये जो मैं आपको प्रशांतक बता रही हूं, ये प्रशांतक आपके क्या हैं, सिर्फ मूड को ठीक करने का काम करते हैं, ये आपके निद्राजनक नहीं है, नींद की गोलियों का काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप देखो कि यहां पर प्रशांतक जो है उनका काम है प्रशांतक का काम क्या है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करेंगे, ब्रेन को मैसेजेस भेजेंगे, हमारा जो एंजाइटी है, एंगर है, वो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये निद्राजनक का काम नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे कि यह निद्राजनक नहीं होते। ये क्या करते हैं, ये अवसाद की स्थिति को ठीक करते हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको अभी स्ट्रक्चर बताऊंगी। एक प्रशांतक होता है जिसका नाम होता है इक्विनिल। ठीक है, जैसे इक्विनिल, ये इक्विनिल, यह प्रशांतक क्या काम करता है, यह अति तनाव, अगर तनाव ज्यादा है, अति तनाव की स्थिति में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, अति तनाव अगर है तो, और कोई व्यक्ति जो है वो अगर अधिक जो है अवसादग्रस्त है, तो उस स्थिति में हम इक्विनिल का प्रयोग करते हैं। ये इक्विनिल आपकी क्या है, ये एक प्रशांतक का काम करती है। अब डायग्राम में देखिए आप, आपको यहाँ पर कुछ प्रशांतक दिए हुए हैं जो थोड़ा सा अगर कम तनाव है, कम आपको डिप्रेशन है, उसको सही करेंगे। तो कम डिप्रेशन के लिए जो है वो है क्लोरडाइजेपोक्साइड। ठीक है, क्लोरडाइएजोपोक्साइड। ठीक है, दूसरा है इक्विनिल, तीसरा है मेप्रोबेमिट। ठीक है, तीन नाम यहां पर लिखे हुए हैं, क्लोरोडाइएजोऑक्साइड, मेप्रोबेमिट और तीसरा इक्विनिल। अब बच्चों, ये जो पहली और दूसरी दवाई जो हम प्रशांतक के रूप में ले रहे हैं, इन दोनों को आप कब काम में लोगे, जब व्यक्ति कम तनाव में या फिर वो कम अवसादग्रस्त हो। ये दोनों कब काम आती है, कम तनाव के रूप में। बार बार बोल रही हूं, ये निद्राजनक नहीं है, ये नींद की गोलियां नहीं है, बल्कि ये नींद की गोलियों के इफेक्ट को भी कम कर देती है। एक इंपॉर्टेंट नाम मैंने यहां लिया इक्विनिल। ध्यान रखना है कि ये इक्विनिल तब काम आएगा जब अति तनाव या कोई व्यक्ति अति तनावग्रस्त हो, तब हम इस इक्विनिल को प्रयोग में लेंगे। क्लियर? चलिए, अब आपके पास कुछ प्रशांतक ऐसे भी हैं जो नींद की गोलियों के काम करते हैं। देखिए, कुछ प्रशांतक हमारे पास में ऐसे हैं जो नींद की गोली का काम करेंगे। यह प्रशांतक नींद की गोली का काम करते हैं। अब कौन कौन से प्रशांतक ऐसे हैं जो आपके नींद की गोली का काम करते हैं? उनका नाम है वेरोनल,
दूसरा है वेलियम और तीसरा है आपका सेरोटोनिन। ठीक है, अब ये प्रशांतक कैसे हैं? ये तनाव को कम नहीं करेंगे बल्कि ये नींद की गोलियों का काम करेंगे। अब ये तीनों आए कैसे? ये आपको मिलते हैं बरब्यूटायरिक अम्ल से, बरब्यूटायरिक अम्ल से, जिसको हम बरब्यूटायरिक एसिड भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको हम बोलेंगे बरब्यूटायरिक एसिड। ये कहां से प्राप्त हुए? ये तीनों हमको बरब्यूटायरिक अम्ल से प्राप्त हुए हैं। तीनों ये भी प्रशांतक, लेकिन ये प्रशांतक किस रूप में है? ये नींद की गोलियों के रूप में है, ये आपके निद्राजनक है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? यह प्रशांतक निद्राजनक है। निद्राजनक मतलब किस रूप में काम करते हैं? ये नींद की गोलियों के रूप में काम करते हैं। मिलते कहां से हैं? बरब्यूटायरिक एसिड से मिलते हैं। इसलिए इन तीनों को एक स्पेशल नाम और दिया जाता है। इन तीनों को हम बरब्यूटायरेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें बरब्यूटायरेट्स कहते हैं। तो ये जो तीनों हैं, वेरेनोल, वेलियम, सेरोटोनिन, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों औषधियां प्रशांतक हैं। इनको हम बरब्यूटायरेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें बरब्यूटायरिक एसिड से मिलती हैं। इतना क्लियर? तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की औषधियों के चिकित्सक प्रभाव देखे। फर्स्ट कैटेगरी में मैंने आपको एंटासिड्स के बारे में बताया, मतलब प्रति अम्लता। सेकेंड कैटेगरी हमने एंटीहिस्टामिन्स की पढ़ी, जो कि होते हैं प्रतिहिस्टामिन। और तीसरी कैटेगरी हमने तंत्रिकीय प्रभाव वाली औषधियों की पढ़ी, जिसमें हमने पहला टॉपिक ये पढ़ा कि आपकी जो ड्रग्स है वो प्रशांतक ड्रग्स कौन सी होती है, एंटी डिप्रेसेंट कौन सी होती है। अब जो दवाइयां आपके तंत्रिका पे प्रभाव डालती हैं, उसमें पहली कैटेगरी प्रशांतक हमने कंप्लीट की है। पीड़ाहरी टॉपिक अभी हमको पढ़ना बाकी है। तो पीड़ाहरी जो आपकी औषधियां हैं उनके बारे में, और आपकी और जो कैटेगरीज दो और बच गई, जिनको हम कौन सी बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, और हम उनको प्रतिजननीकरण वाली औषधियां बोलते हैं। उनका हम कंटिन्यूएशन करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप कि आज का लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी आपको डीपीपी क्वेश्चंस या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे हमारे दैनिक जीवन में रसायन का महत्व। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।